अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल प्रोज वर्ल्ड। व्यूअर्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने हैं चिनुआ अचेबी का एक फेमस नॉवल थिंग्स फॉल अपार्ट। जैसे कि आपको पता है कि हम हर राइटिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहली वीडियो जो है वो इंट्रोडक्टरी वीडियो होती है और सेकंड वीडियो जो है उसमें हम डिटेल से समरी और एक्सप्लेनेशन डिस्कस करते हैं। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसमें हम की फैक्ट्स देखेंगे, राइटर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, कैरेक्टर्स देखेंगे, प्लॉट देखेंगे और थीम्स देखेंगे। डिटेल स्टोरी पे अलग से वीडियो और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो। ये नावल जो है वो 1958 में पब्लिश हुआ। लैंग्वेज इसकी इंग्लिश ही है और ये जो है ना, इसमें नाइजेरियन सोसाइटी दिखाई गई है। प्री कॉलोनियल नाइजेरिया की सेटिंग है, ठीक है। नाइजेरिया में फिर जो विलेजेस हैं जैसे मोबांटा और यूमोफिया, तो ये एक सेटिंग है इसकी। जो प्री कॉलोनियल नाइजेरिया था वहाँ की सेटिंग है। उसके बाद जो है वो कॉलोनियलिज्म का थोड़ा सा एलिमेंट दिखाया जाता है जब यहाँ पे मिशनरीज आते हैं क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए। 25 चैप्टर्स हैं इसके और इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 है ओकोंक्वा राइज एंड इग्बो लाइफ, ठीक है। ओकोंक्वा जो है वो मेन प्रोटैगनिस्ट है इस नावल का। ओकोंक्वा एग्जाइल है जी सेकंड पार्ट, और थर्ड पार्ट है कॉलोनियल इन्फ्लुएंस एंड ओकोंक्वाज फॉल। हिस्टोरिकल नावल है जी, पोस्ट कॉलोनियल नावल है। ओरिजिनल टाइटल जो है ना इस नावल का, यानी कि थिंग्स फॉल अपार्ट, ये W.B. यीट्स की पोएम में से एक लाइन है, थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड। ये टाइटल वहाँ से लिया गया है। राइटर का शॉर्ट सेंटर डिस्कस करते हैं। राइटर का नेम है जी अल्बर्ट चिनुआ अचेबी। नाइजेरियन नॉवलिस्ट हैं, पोइट हैं, प्रोफेसर हैं और क्रिटिक हैं, नोन एज फादर ऑफ अफ्रीकन लिटरेचर इन इंग्लिश। थिंग्स फॉल अपार्ट इन्होंने 1958 में लिखा था एज अ रिस्पॉन्स टू कॉलोनियल डिपिक्शंस ऑफ अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका भी कॉलोनाइज था तो उसकी डिपिक्शन के लिए इन्होंने थिंग्स फॉल अपार्ट लिखा था। हिज वर्क एक्सप्लोर अफ्रीकन आइडेंटिटी, ट्रेडिशन एंड कॉलोनियलिज्म। और इनके बाकी वर्क्स हैं नो लॉन्गर एट ईज, एरो ऑफ गॉड, एंड हिल्स ऑफ सवाना। मेन करेक्टर है इसमें ओकोंक्वा। ओकोंक्वा जो है ये प्रोटैगनिस्ट है नावल का। स्ट्रॉन्ग वॉरियर है, रेसलर है। जब नावल स्टार्ट होता है तो इसकी बहुत ही चर्चे होते हैं क्योंकि इसने एक रेसलिंग जीती होती है। एम्बिशियस है लेकिन बहुत ही रिजिड है, और एंड पे ये करेक्टर जो है ये सुसाइड कर लेता है। बहुत ही ऑब्सेस्ड है अपनी मस्कुलिनिटी से। सेकंड करेक्टर है यूनोका। यूनोका जो है ये ओकोंक्वा का फादर होता है, ठीक है। लेजी है, पुअर है, बहुत से कर्जे होते हैं इस पे, और ये जो ओकोंक्वा है ना ये अपने फादर को पसंद नहीं करता होता क्योंकि ओकोंक्वा एक स्ट्रॉन्ग मैन है, और जो यूनोका है ना वो बहुत ही लेजी था, वीक था, ऐसे रेसलर नहीं था। ये बस जो है ना म्यूजिशियन था, ठीक है, बांसुरी बजाता था। ओकोंक्वा का बेटा है नोवाए, ठीक है, बहुत ही सेंसिटिव है, और ये नावल में जो है क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाता है जिसकी वजह से इसको घर से निकाल दिया जाता है। इकीमी फ्यूना है, ये एक अडॉप्टेड बॉय होता है, इसको ओकोंक्वा अडॉप्ट करता है, ठीक है, लेकिन बाद में इसी को खुद ओकोंक्वा मार देता है अपनी मस्कुलिनिटी साबित करने के लिए। ओकोंक्वा की वाइफ है जी इक्विफी, सेकंड वाइफ है, स्ट्रॉन्ग है, और ये एजिनमा की मदर होती है। एजिनमा जो है ना ये इसकी फेवरेट डॉटर है, वाइज है, बोल्ड है, लेकिन ओकोंक्वा चाहता होता है कि इसकी ये जो बेटी है ना काश ये बेटा होती। और इजीडू जो है ना ये एक रिस्पेक्टेड एल्डर होता है, ठीक है, बुजुर्ग सा होता है। जब इकीमी फूना को मारने की बात आती है ना तो ये प्रोटैगनिस्ट को कहता है कि तुम ना मारो क्योंकि तुमने उसको अडॉप्ट किया हुआ है, तुम नहीं मार सकोगे। लेकिन जो है ना ओकोंक्वा जो है वो अपनी मस्कुलिनिटी को शो करने के लिए खुद अपने हाथों से अपने अडॉप्टेड सन यानी कि इकीमी फूना को मार देता है। मिस्टर ब्राउन है जी फर्स्ट मिशनरी, ठीक है, जो यहाँ पे क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करने आए थे दोनों विलेजेस में भी, मोमांटा में भी और यूमोफिया में भी। काइंड है और रिस्पेक्टफुल है, लेकिन इसका जो सक्सेसर है ना वो इस जैसा नहीं होता, वो बहुत ही हार्श होता है। रेवरेंड जेम्स स्मिथ इनटॉलरेंट है और इसी वजह से बहुत से झगड़े होते हैं। जो एक वो सोसाइटी के लोग हैं, जो क्लैन के पीपल हैं, वो एक चर्च को जला देते हैं। और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है जी ब्रिटिश ऑफिसर है, ये जो है ना एंड पे डिसाइड करता है, जब ओकोंक्वा सुसाइड कर लेता है तो ये डिसाइड करता है कि वो इसकी स्टोरी अपनी बुक में लिखेगा। तो ये है जी मेन कैरेक्टर्स। डिस्कस करते हैं प्लॉट आउटलाइन। एक वो सोसाइटी है जो लोग हैं ना वो फार्मिंग करते हैं, और फार्मिंग किसकी करते हैं, यैम्स की करते हैं। रेसलिंग करते हैं, जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है ओकोंक्वा वो भी रेसलर है, और इनका एक अपना जस्टिस सिस्टम होता है। लोग जो हैं वो ग्रुप में रहते हैं, क्लैन में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है। ओकोंक्वा राइस चैम्पियन रेसलर, वेल्दी यैम फार्मर, रिस्पेक्टेड लीडर। ओकोंक्वा जो है ना वो इसको रिस्पेक्टेड लीडर कंसीडर किया जाता है क्योंकि वो चैम्पियन रेसलिंग जीत के आया है, और वो वेल्दी यैम फार्मर है, ठीक है, वो फार्मिंग करता है और वो वेल्दी है, अपने फादर की तरह नहीं है। इकीमी फूना गिवन एज कंपनसेशन बॉन्ड्स विद नवाई।
अब क्या होता है कि दो विलेजेस की लड़ाई होती है, ठीक है, और इस फाइट की कंपनसेशन में जो दूसरा विलेज है वो इनको यानी कि यूमोफिया वालों को एक बच्चा देता है 15 साल का, जिसका नाम होता है इकीमी फूना। ठीक है, इसकी मदर की डेथ हो जाती है। इकीमी फूना को ये इस ट्राइब को दे देते हैं, ठीक है, एज अ सर्वेंट। लेकिन जो ओकोनको है ना वो उसको अपने बेटे की तरह पालता है। ओकोनको का जो बेटा होता है ना नवाए, इसके साथ इकीमी फूना यानी कि जो अडॉप्टेड सन होता है उसकी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। अब ओरेकल क्या करता है, ओरेकल ऑर्डर्स इकीमी फूना's डेथ, ओकोनक्वा किल्स हिम। वहाँ पे ओरेकल्स होते हैं, ठीक है, जो कि प्रोफेसीज कर, जब 3 साल गुजर जाते हैं तो वो कहते हैं कि इकीमी फूना दूसरे ट्राइब का है, इसको लाजमी मरना होगा, ठीक है, इसको आप लोगों मार दो। तो जो इज्यूडू होता है ना यानी कि जो सबसे एल्डेस्ट होता है, उनको आपको कहता है कि तुमने इसको अपने हाथों से नहीं मारना, तुम इसको नहीं मार पाओगे। लेकिन अपनी इसी मस्कुलिनिटी को प्रूव करने के लिए ओकोनक्वा खुद उसको मार देता है, ठीक है। अब जो ओकोनक्वा का असल बेटा था नवाई, उसकी तो अटैचमेंट थी, वो अपने फादर को हेट करना स्टार्ट कर देता है। अब वो इंसान जो कि एल्डर था इज्यूडू, जो कि ओकोनक्वा को कहता है कि तुम इसको खुद ना मारना, उसकी डेथ हो जाती है। और उस टाइम जो है ना डेथ्स को सेलिब्रेट किया जाता था कि वो एक रिस्पेक्टेड मैन था, वो अपनी ज़िंदगी गुजार के मरा, तो उसका फ्यूनरल सेलिब्रेट करो। अब उसकी फ्यूनरल में ना गन्स भी चलाई जा रही थी, फायरिंग की जा रही थी, तो ओकोनक्वा गलती से जो है ना वो इज्यूडू के बेटे को ही मार देता है गन से। एज अ पनिशमेंट ओकोनक्वा को 7 साल के लिए एग्जाइल की पनिशमेंट मिलती है, ठीक है, तो वो 7 साल के लिए मोमांटा चला जाता है अपनी मदर के विलेज में। अब जब 7 साल के लिए ये जाता है, जब ये जाता है यहाँ से यूमोफिया में मोमांटा, तब भी जो है फिर वो कॉलोनाइजर्स आते हैं, यानी कि क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए जो है वो मिशनरीज आते हैं। वो यहाँ पे चर्च बनाते हैं इवल फॉरेस्ट में, कन्वर्ट्स कराते हैं, यानी कि लोग जो है ना वो क्रिश्चियनिटी को एम्ब्रेस करते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, वो स्कूल्स बनाते हैं, हॉस्पिटल्स बनाते हैं, इनको थोड़ा सिविलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो इस दौरान क्या होता है कि जो ओकोनक्वा का बेटा होता है ना वो भी क्रिश्चियनिटी को एम्ब्रेस कर लेता है। तो इस बात की वजह से उसकी ओकोनक्वा से नहीं बनती, क्योंकि ओकोनक्वा जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा रिजिड मैन है, ठीक है, वो अपने ट्रेडिशन को फॉलो करता है। तो क्या होता है कि ये उसको मारता है और नवाई जो है वो अपना घर छोड़ के चला जाता है। अब 7 साल गुजर गए, ओकोनक्वा वापस अपने विलेज में आया यूमोफिया में, ठीक है। अब वो देखते हैं कि यूमोफिया की तो हालत ही बदल गई है, कॉलोनियल रूल चल रहा है। तो मिस्टर ब्राउन जो कि मिशनरी होते हैं, जो बहुत ही काइंड होता है, अच्छा होता है, लेकिन जब ओकोनक्वा आता है ना तो वो मिस्टर ब्राउन की तबीयत ख़राब होती है, वो चला जाता है, तो उसकी जगह रेवरेंड स्मिथ आता है। अब ये स्मिथ है ना ये बिल्कुल मिस्टर ब्राउन से अलग होता है, इसकी वजह से यहाँ पे टेंशन राइज होती है, झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट में आकर चर्च को जला देते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर आता है, वो उन सबको पकड़ लेता है, लीडर्स को पकड़ लेता है, उनकी बेइज्जती करता है, उनको टॉर्चर करता है, जिसमें ओकोनक्वा भी शामिल होता है। अब ओकोनक्वा कहता है कि मैंने तो जी इनसे रिवेंज लेना है। इनकी हिम्मत कैसी हुई? तो एक बार एक कॉलोनियल मैसेंजर आता है, ये इन कॉलोनाइजर्स की तरफ से मैसेंजर आता है, ओकोनक्वा गुस्से में उसको मार देता है। अब जब ये इसको मार देता है तो इसके क्लैन वाले, इसके कबीले वाले इसका साथ नहीं देते। उनको पता है कि अब डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर आ जाने, उन्होंने हम सबको पकड़ लेना है, तो वो इस रिबेलियन में नहीं आते। क्लैन रिफ्यूजेस टू ज्वाइन रिबेलियन, ओकोनक्वा अपनी होप लूज़ कर देता है। एक तो उसके क्लैन वालों ने पहले उसको निकाल दिया था 7 साल के लिए, अब भी जब वो उससे मर्डर हो गया तो वो उसकी बात नहीं सुनते, उसका साथ देने से इनकार करते हैं। तो ओकोनक्वा जो है वो सुसाइड कर लेता है, ठीक है। अब ट्राइब वाले क्या करते हैं, अब जब वो सुसाइड करता है तो उसकी डेथ को सेलिब्रेट नहीं करते जिस तरह उन्होंने इज्यूडू की डेथ को सेलिब्रेट किया था। वो इसको हाथ लगाने से, टच करने से भी मना कर देते हैं कि इसने सुसाइड किया, ट्रेडिशंस में सुसाइड करना मना है, तो हम इसका फ्यूनरल नहीं करेंगे। वो क्या करते हैं कि इसको दरख्त के साथ बांध देते हैं। तो डिप्टी कमिश्नर जब ये सारी चीज़ें देखता है ना तो वो ये सोचता है कि वो ओकोनक्वा की लाइफ पे एक बुक लिखेगा, ऐसी बुक लिखेगा जिसमें सारे फैक्ट्स होंगे, यानी कि हकीकत पे मबनी वो बुक लिखेगा। कमिश्नर प्लान्स टू रिड्यूस हिज लाइफ टू अ फ्यू सेंटेंसेस इन हिज कॉलोनियल बुक। तो ये था पोएम का मेन प्लॉट। इस वीडियो में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे हैं, डिटेल समरी पे अलग से वीडियो है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। मेन थिंग्स हैं जिसमें ट्रेडिशन वर्सेस चेंज, masculinity and gender role, fate versus free will, colonialism and cultural conflict, family and generational divide, honor and shame, religion and belief system। ट्रेडिशन कैसे और चेंज कैसे है, इग्बो के जो पीपल हैं, जो क्लैन के पीपल हैं, वो अपने ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन चेंज आता है, यूरोपियंस आते हैं। मस्कुलिनिटी एंड जेंडर रोल, ओकोनक्वा मस्कुलिनिटी से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड, वो अपनी स्ट्रेंथ दिखाना चाहता है और इसी वजह से वो अपने अडॉप्टेड सन को खुद ही मार देता है। फेट वर्सेस फ्री विल, ओकोनक्वा ने अपनी ट्रेजिक एंडिंग को फेस करने की बजाय सुसाइड कर ली। कॉलोनियलिज्म है जी, इसमें यूरोपियंस आए हैं, मिशनरीज आए हैं, ब्रिटिश रूल चल रहा है। फैमिली एंड जनरेशनल डिवाइड,
अखोनका वर्सेस नवाई, ठीक है, इनके फादर एंड सन रिलेशन दिखाया जा रहा है कि जिस तरह अखोनका अपने फादर को डिसलाइक करता था, सेम नवाई भी अखोनका को डिसलाइक करता था। ऑनर एंड शेम रिपीटिशन है जिसमें लोगों के टाइटल्स हैं, रिस्पेक्ट है, मस्कुलिनिटी है, उनकी ऑब्सेशन है, काफ़ी ज़्यादा वो शादियाँ करते थे। रिलीजन एंड बिलीफ सिस्टम, टेंशन बिटवीन ट्रेडिशनल वर्शिप एंड क्रिश्चियनिटी, लोग जो हैं वो अपने ट्रेडिशंस को छोड़ के क्रिश्चियनिटी को कबूल कर रहे थे। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमने डिस्कस किया थिंग्स फॉल अपार्ट का इंट्रोडक्शन। होप सो आपकी वीडियो समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।